हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में हम लोग नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो है भारतीय इतिहास। अर्थात शीघ्र ही एकलव्य कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें उससे पहले हम यह जान लें कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास होता क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस भी हमको जानना ज़रूरी है। अर्थात इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास है क्या, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का क्या जानेंगे, सिलेबस हम लोग आज जानेंगे। मित्रों, उससे पहले हम आपको एक जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। एकलव्य कोचिंग क्लासेस का ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करते हैं। क्या करते हैं, डेली टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिसको भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है वह बेझिझक निःशुल्क इस व्हाट्सएप ग्रुप, इस लिंक के द्वारा एकलव्य कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है। मित्रों, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास किसे कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इतिहास दो शब्दों से मिला है, इति धन हास, अर्थात इतिहास जिसे कहते हैं क्या कहा जाता है, इतिहास अर्थात अतीत काल में घटित घटनाएं। क्या कहते हैं मित्रों, अतीत काल में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्य को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। हम लोग जान गए कि अतीत काल में घटित घटनाओं की जानकारी, वह जानकारी कैसी हो सकती है, वह जानकारी लिखित भी हो सकती है और अलिखित। अलिखित का मतलब हो सकता है कि पूरा तात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और पूरा तात्विक साक्ष्य, दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। दोनों ही साक्ष्यों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात अतीत काल में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्य को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आएगा। यह इतिहास, यदि हम इतिहास के विभाजन की बात करें, इतिहास का विभाजन, तो इतिहास का विभाजन नहीं होता है। इतिहास का विभाजन क्या है, नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विद्वान थे, कौन थे, जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने स्टडी अर्थात पढ़ाई की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अर्थात वैसे तो इतिहास को बांटा नहीं जाता, अगर बात किया जाए तो इतिहास का विभाजन नहीं होता है, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्वानों ने इसे 3 भाग में बांट दिया था। 3 भाग में बांटा, जिससे कि क्या हो कि जो पढ़ने वाला शख्स है या जो पढ़ाने वाला शख्स है वह आसानी से आम जनमानस को यह समझा सके, यह बतला सके कि कब कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, मानव किस प्रकार से रहता था और किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन आते गए। तो जब 3 भागों में बांटा तो एक हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, कौन सा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल देखा। मित्रों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे यही लिखा हुआ, देखिए इतिहास हम लोग जानने जा रहे हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत काल में, कब, अतीत काल में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाला, कौन सा, जानकारी देने वाला साक्ष्य। क्या है, जानकारी देने वाला साक्ष्य। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, साक्षी नहीं, साक्ष्य है। इतिहास कहते हैं, अतीत काल में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्य को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछे, आपसे कोई पूछता है, अच्छा यह बताओ कि इतिहास का लाभ क्या है, इतिहास का लाभ क्या है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि इतिहास का लाभ क्या है। यदि हमें कोई कहेगा कि हम पहले कैसे थे, कैसे थे, अब कैसे हैं, अब कैसे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, यह कहाँ से हमें पता चलता है, ये पता चलता है हमें इतिहास से। इसके अलावा अतीत काल में, कब,
अतीत काल में हमने कौन सी गलतियां की थी। क्या की थी? गलतियां की थी। इन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो पाए। क्या हो ना हो सके? पुनरावृत्ति ना हो सके। अर्थात गलतियों के रिपीटिशन से बचाने का कार्य कौन करता है? इतिहास करता है। इसके साथ साथ विकट से विकट, विकट से विकट परिस्थितियों, विकट से विकट परिस्थितियों से बचाव का रास्ता भी उपलब्ध कराता है। आपको एक याद होगा मित्रों कि हरियाणा में एक बाबा थे। कौन थे? एक बाबा थे। आपको बता रहा हूँ कि इतिहास किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। वह बाबा क्या करते थे कि वह जहाँ रहते थे उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या थी? दीवार थी। और उन बाबा को गिरफ्तार करने यहाँ से पुलिस आ रही थी, लेकिन वह अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। क्या कर नहीं कर पा रही थी? अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो बाबा बीच में बैठा था ना, इसके गुंडे, गुंडे ही कहूँगा क्योंकि अनुयायी नहीं कहूँगा। अनुयायी वो होते ही नहीं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों पे पत्थरबाजी करें, बम फेंके, बंदूक की गोलियां चलाए, वो कभी भी अनुयायी नहीं होते। ना ही वह बाबा होता है। वह क्या होता है? एक प्रकार से गुंडा होता है। तो जो बाबा था उसके जो गुंडे थे, तो वे लगातार प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन तंत्र पर हमला कर रहे थे और प्रशासन तंत्र को पता भी नहीं चल रहा था वह गिरफ्तार करे तो करे क्या। अंततोगत्वा वहाँ के जो डीएम थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने यह दिमाग लगाया। दिमाग कहाँ से लगाया? उन्होंने इतिहास पढ़ा था। इतिहास में यह जाना था कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ यह बाबा रहता था वहाँ की बिजली काट दी, राशन पानी बंद कर दिया। अर्थात बिजली काट दी, राशन पानी बंद कर दिया। वहाँ पे खाने के लाले पड़ गए हैं। न पंखा है, न कूलर है, न एसी, कुछ है ही नहीं। गर्मी से सब लोग तबाह हो गए। अंततोगत्वा क्या करना पड़ा? बाबा को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़े। ये कहाँ से सीखा? इतिहास से। क्योंकि उन्होंने, वह जानते थे जब भी कोई राजा किसी राजा के दुर्ग पर हमला करने जाता है तो वह उसके चारों तरफ से घेर कर उसका क्या कर देता है? संचार व्यवस्था ठप कर देता है, राशन पानी बंद कर देता है। अंततोगत्वा क्या करना पड़ता था? राजा को सरेंडर करना पड़ता था, अर्थात आत्मसमर्पण करना पड़ता था। ये हमें कहाँ से जानकारी मिली? ये हमें कौन बता रहा है? इतिहास बता रहा है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? हमने जैसा बताया कि इतिहास का विभाजन नहीं किया जा सकता। विद्वानों द्वारा इसे अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 खंडों में क्या किया? विभाजित किया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसका सन कब है? अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल का कितना है? 1500 ईसा पूर्व से अब तक। अब मित्रों हम लोग देखते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है उसे कितने खंडों में बांटा गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है, अब मित्रों एक चीज़ जान लीजिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने क्या बताया था कि इतिहास की जानकारी 2 तरीकों से मिलती है। इतिहास की जानकारी हमने क्या बताया? 2 तरीकों से मिलती है। एक मिलता है लिखित साक्ष्य के द्वारा, एक मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है ना? पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। अर्थात इस काल में जो पत्थर, कंकड़ पत्थर, औजार मिले हैं उसके द्वारा इस काल का अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि उस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उस समय लिखित साक्ष्य का कोई प्रचलन था नहीं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका हम लोग इन ईयर देखा, अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल ये कब से कब तक है? अज्ञात से 1000 बीसी, मध्य पाषाण 18000 से 4000 बीसी और नव पाषाण कितना? 4000 से 2500 बीसी। इसके अलावा मित्रों आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है।
याद रखिएगा, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें क्या है, पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है ना। तो आद्य ऐतिहासिक कालों को दो खंडों में विभाजित किया। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 बीसी और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी तक। और वैदिक काल को भी, किसको, वैदिक काल जो होता है उसको भी दो खंडों में विभाजित किया। एक ऋग वैदिक काल हो गया, एक उत्तर वैदिक काल हो गया। कौन सा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, कितने इसका समयावधि काला कितना था, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी। कितना, 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी। और हमने जैसे कहा कि इस काल में लिखित साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुए हैं। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वे अपठनीय। अपठनीय का मतलब उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं मित्रों ऐतिहासिक काल। कौन सा, ऐतिहासिक काल। आपने देखा कि पहले वाले में लिखित साक्ष्य नहीं मिला, प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है। और ऐतिहासिक मतलब का आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या है, उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य भी मिला है। किसमें, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और इसे क्या है, पढ़ा भी गया है। क्या है, पढ़ा भी गया है। मित्रों आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्रम बनाना है। पहला लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, दूसरे में मिला तो पढ़ा ही नहीं गया, तीसरे में मिला और पढ़ा भी गया। ठीक है ना। यही लिखा हुआ है कि इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और साथ में पढ़ा भी जा सका है। ठीक है मित्रों, ये ऐतिहासिक काल है, इसको भी 3 खंडों में विभाजित किया गया। हमने पहले ही बताया है कि इतिहास को विभाजन नहीं किया जा सकता है। विद्वानों ने सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या किया है, डिवीजन कर दिया, अर्थात डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया है। ठीक है ना। तो वही है कि ऐतिहासिक काल को भी सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया, विभाजित किया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक है। मध्य भारत का इतिहास जो है, अर्थात मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन इतिहास की बात की जाती है तो 712 से 1707। प्राचीन का 600 से 712, मध्यकालीन 712 से 1707 और आधुनिक भारत का अब तक है कब से, 1707। ठीक है मित्रों, 1707 इस दिन औरंगजेब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अब मित्रों हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आधुनिक भारत। क्योंकि मित्रों जो हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एकलव्य कोचिंग क्लासेस का, इसमें हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत को बाद में चालू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हिट करता है एग्जामिनर, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही हिट करता है। इसलिए सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। इसलिए मित्रों हम लोग क्या उठा रहे हैं, सबसे पहले आधुनिक भारत से क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मित्रों आधुनिक भारत के जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक्स को सबसे पहले आपको बता दें, सिलेबस हम क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जो पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सिलेबस ध्यान नहीं देते हैं। अरे हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तब भी हम पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर जाते हैं, कहीं हमारे ऊपर दुश्मन किस अस्त्र से वार कर दे, हम उससे कैसे बचाव कर। तो ये तो हमारे लिए एग्ज़ाम है, इसमें तो हमारी जीवन बनना है, तो हमें तो सिलेबस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें सिलेबस जानना चाहिए। एग्ज़ाम हमारा एक युद्ध है और हम क्या हैं, उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि सामने वाला हमें किस अस्त्र से मारने वाला है, तो हम पहले से ही सज्ज होकर जाएं। तो इसलिए ये क्या है, हमारे हथियार हैं बचाव के, अर्थात हम इनका प्रयोग करके आने वाले क्वेश्चनों के प्रहार से हम बच सकते हैं और बच कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, यूरोपियों का आगमन पढ़ना है। उन यूरोपियों के आगमन में क्या क्या देखेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। फिर हम नवीन राज्यों का उदय देखेंगे जिसमें बंगाल पढ़ेंगे, अवध पढ़ेंगे, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, सिख और जो भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम लोग बंगाल पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बंगाल में, बंगाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए।
तो बंगाल में जो जो शासक वर्ग था, जिन जिन शासकों ने बंगाल में शासन किया, बंगाल की स्थापना से लेके अंग्रेजों के हाथ में आने तक जिन जिन शासकों ने इसमें क्या किया, शासन किया, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बक्सर का युद्ध, ये भी आईएमपी है। इलाहाबाद की संधि मोस्ट आईएमपी। और बंगाल में द्वैत शासन। अर्थात हम लोग बंगाल में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, शासक वर्ग, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि और बंगाल में द्वैध शासन। इसके बाद मित्रों कर्नाटक पढ़ेंगे। कर्नाटक में क्या पढ़ना हमें, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763। हम ये पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हम ये सब कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद हम मैसूर पढ़ेंगे। मैसूर में क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए थे, उन चारों युद्धों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 1768 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, ये हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, किसके, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ न कुछ आंदोलन, घटनाएं होती रही हैं, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। वही लिखा 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, 1857 का विरुद्ध विद्रोह, ये सभी जानते हैं, इसे भी कवर करेंगे। फिर है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ, विभाजन पढ़ेंगे। कांग्रेस में कई चरण आए, जिनमें से उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण। फिर उसके बाद गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन देखेंगे। उनके आगमन में हम लोग चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना मित्रों। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अभ्युदय, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम निकला, ये सब देखेंगे। खिलाफत असहयोग आंदोलन, कमीशन अर्थात साइमन कमीशन भारत क्यों आया, इसका भारत में विरोध क्यों हुआ, इसके विरोध के परिणाम क्या निकले। मित्रों कल मैंने आपको करंट अफेयर्स में 23 मार्च के बारे में जिक्र किया था। कब, 23 मार्च के बारे में जिक्र किया था। उसमें हमने शहीद दिवस जब पढ़ा रहे थे तब आपको लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में बताया था कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, फांसी होने का क्या कारण था, ये सब हमने बताया था। वो सब साइमन कमीशन के विरोध से क्या है, जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें करंट भी रिलेट हो रहा है। इसके साथ साथ मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। फिर मित्रों हम लोग को क्या देखना है, हम लोग देखेंगे कि प्रांतों में कांग्रेस के शासन, भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान का विभाजन, ये सब देखेंगे। स्वतंत्रता एवं विभाजन अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन कैसे हुआ, ये देखेंगे। और स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात स्वतंत्रता तक में आने तक, स्वतंत्रता आने तक कौन कौन सी घोषणाएं, कौन कौन सी योजनाएं, वो भी देखेंगे। जैसे एटली योजना, माउंटबेटन योजना, राज्यों का एकीकरण। जैसे आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कई खंडों में क्या था, विभाजित था। फिर सरदार पटेल ने इनका एकीकरण किया था, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसके अलावा देश में महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे कि आप जानते होंगे 1857 हो गया, 1919, 1935, 1909, ये सब अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब अधिनियम कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान में भी कहीं ना कहीं ये अधिनियम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम लोग कृषक आंदोलन पढ़ेंगे। कृषक आंदोलन क्यों पढ़ेंगे मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भरपूर तरीके से बृहद स्तर पर किसानों का शोषण किया, अर्थात किसानों को उनकी मनपसंद की चीज़ें उगाने की अनुमति नहीं थी। जो अंग्रेज चाहते थे किसान वही उगाएंगे और यहाँ का कच्चा माल अपने मातृ देश अर्थात ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से पक्का माल लाकर भारत के बाज़ारों में भर देते थे, जिससे यहाँ का व्यापार, किसान, सब कुछ मतलब कहा जाए व्यापार तंत्र तहस नहस हो गया, कृषक व्यवस्था तहस नहस हो गई। किसानों को खाने के लाले पड़ गए, भूखमरी, अकाल जैसी समस्याओं से क्या करना पड़ा, जूझना पड़ा। इन सब के कारण क्या हुआ, किसानों ने बृहद स्तर पर क्या किया, विरोध किया। वही हम लोग देखेंगे किसानों का आंदोलन।
उसके अलावा कई सारे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय हुए जिनके शासनकाल में बहुत सारी अच्छे काम भी हुए, बुरे काम भी हुए। उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इनके अलावा जो बची कुछ घटनाएं हैं उनको भी हम लोग इसमें क्या है, कवर करेंगे मित्रों। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस समझ में आया होगा। मित्रों आने वाले वीडियो में हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले, अर्थात जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, यूरोपियों का आगमन। क्या होगा, यूरोपियों का आगमन। हम लोग यहीं से पढ़ना चालू करेंगे। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए मित्रों। उससे पहले हम आपको बता दें एकलव्य कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है। डेली क्या किया जाता है, टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है, जो पूरी तरह से क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। जिनको भी जुड़ना है वह नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ सकते हैं जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। और जो मित्रों पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, जो दी गई पढ़ाए जा रहे टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं, वह भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।